हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर, उनको सॉल्व करने की धमाकेदार ट्रिक्स और साथ साथ कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से फैक्ट्स। तो दोस्तों, यदि इन सभी चीजों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जो है चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था। जो है ये कुछ कारणवश जो है पिछला वीडियो मेरे को लगा कि एसिड बेस टॉपिक आपके 11th क्लास में है ही नहीं, लेकिन उसे जो है इसी चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम में इंक्लूड कर दिया गया है। वैसे तो मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा जो 3 पार्ट है इन पर आधारित आपका एक अलग सा चैप्टर बना करके दे सकता था, लेकिन इससे जो है इसी में इंक्लूड कर दिया, तो हम इसी में पढ़ लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे एसिड बेस एंड ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की, मतलब अम्ल क्षार और ओस्टवाल्ड के तंत्र नियम की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो है एसिड बेस में क्या करेंगे बात हम। तो एसिड बेस में जो 3 जो है लॉ है या फिर 3 प्रिंसिपल्स हैं या फिर 3 कथन है, उनके बारे में बात करेंगे। जिसमें सबसे पहला कथन आएगा आर्हेनियस का। फिर इसके बाद बारी आएगी आर्हेनियस के बाद आती है ब्रोंस्टेड एंड लॉरी। इन्होंने एक साथ ही दिया था ब्रोंस्टेड एंड लॉरी। फिर आएगी बात आपके एक और साहब है लोइस स्ट्रक्चर, आपने पढ़ी होंगी इसी तरीके से, यहाँ लोइस एसिड एंड लोइस बेस। फिर आपको बता दिया जाएगा ब्रोंस्टेड। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले आर्हेनियस की। तो आर्हेनियस समीकरण आर्हेनियस समीकरण यहाँ नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ पे आर्हेनियस का कथन पढ़ना है। तो आर्हेनियस का कथन क्या है अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आर्हेनियस एसिड एंड बेस मतलब आर्हेनियस अम्ल व क्षार। तो हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये आर्हेनियस सर कहते हैं हमारे कि यदि H प्लस डोनर या फिर दाता H प्लस दाता या डोनर होंगे तो वो होंगे क्या, अम्ल, व OH माइनस दाता होंगे यानी कि डोनर, तो वो हो जाएंगे आपके क्षार। तो जैसे कि आप देखेंगे HCl, HNO3, H2SO4, एक्सेट्रा, HBr, ये सारी चीजें इससे एक्स्ट्रा क्या हो जाएंगे आपके, ये सभी चीजें आर्हेनियस एसिड हो जाएंगे। और जबकि अगर से आप बात करेंगे NaOH, CH3COOH भी यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ OH ना मिल करके यहाँ ये हो गया CH3OH, या फिर आपका KOH। फिर उसके बाद आएगा यानी इस सेक्शन जिसमें OH माइनस होगा, जितने भी अब आपको दिमाग में आते जाएंगे तो वो सभी आ जाएंगे आपके आर्हेनियस बेस हो जाएंगे, आर्हेनियस बेस। अब यहाँ पर एक बात बोलेंगे सर, ये तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल जिसमें H प्लस OH माइनस होंगे उन्हीं की बात करेगा। हाँ, इसका यही दोष है कि सिर्फ और सिर्फ H प्लस और OH माइनस युक्त आयनों के युक्त जो आपके क्या कहना चाहिए अणु है, H प्लस युक्त OH माइनस युक्त अणु या यौगिक है, उन्हीं के बारे में बात करेगा। और ये स्पष्ट बोलेगा कि और ये जो है ना हमेशा ये सार्वत्रिक विलायक H2O में घुलनशील अणुओं के बारे में विलयों के बारे में ही बात करेगा। ये H2O के अलावा कहीं और घुलनशील आयन है उनके बारे में बात नहीं करेगा। कौन, आर्हेनियस। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि H प्लस डोनर OH माइनस एक्सेप्ट OH माइनस डोनर, मतलब दाता की बात होगी। H प्लस दाता होगा तो अम्ल और OH दाता होगा तो
OH माइनस आता होगा तो आपका क्षार। सिर्फ इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं है। और इसका जो दोष है वो यही सबसे बड़ा दोष है कि ये जो है इसमें H2O के अलावा किसी और विलायक में काम नहीं करेगा ये। और दूसरी बात ये H प्लस और OH माइनस के अलावा किसी और चीज की बात नहीं करेगा। इसके बाद आते हैं आपके ब्रॉन्स्टेड सर और लॉरी सर। तो हम बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड बेस। मतलब ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के आधार पर अम्लों व क्षार की क्या परिभाषा है। तो जो यहाँ पर ओनली H प्लस की बात होगी, ध्यान रहे यहाँ पर ओनली H प्लस की बात होगी, ओनली H प्लस की। यदि H प्लस दाता यानी कि डोनर होगा, दाता या डोनर होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और H प्लस ग्राही होगा, ग्राही यानी ग्रहण करने वाला, यानी कि इंग्लिश में बोला जाए तो एक्सेप्टर, एक्सेप्टर होगा, तो आपका वो क्या हो जाएगा, आपका क्षार, क्षार हो जाएगा। तो क्षार होगा, तो यहां पर आप एक चीज देखेंगे, तो जैसे HCl हुआ, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, या फिर आपका यहीं पर आपका CH3COOH हो गया, HCOOH हो गया, इट्स एक्स्ट्रा, ये सभी हो जाएंगे क्या आपके ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड, लॉरी एसिड। आप कहेंगे सर ये तो बात हो गई ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड्स की। अब यहाँ पे आप बताइए सर कि आपके बेस कौन कौन से हो जाएंगे। तो बेस के लिए कुछ नहीं, जहां पे ट्रेंड जो यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे कि मैं आपको बात कर रहा हूं मैं ब्रॉन्स्टेड, क्योंकि ये जो है ना आपको लॉरी बेस, बेस यहाँ पर नॉर्मल जो है ध्यान नहीं रहेगा। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज ये एसिड, और साथ ही साथ आपको बता दूं, साथ में जितने भी जो है पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पर तो सबसे दाता हो गए, लेकिन जितने भी नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स, पार्टिकल्स नहीं कहना चाहिए, आयंस, चार्ज आयंस आर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेस। मतलब कि जितने भी ऋणात्मक आवेश वाले आयन होते हैं वो सभी ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेस होते हैं ना, क्षार होते हैं, जैसे कि Cl माइनस, Br माइनस, या फिर OH माइनस, या फिर आपके जितने जैसे कि, क्योंकि H प्लस गैस ग्रहण करेंगे तो फिर वो बन के एसिड बन जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन उससे पहले जो है ना क्षार होंगे, जब ये होंगे। या फिर जैसे कि आपका CH3CO माइनस, मतलब जितने भी जहां पर भी आपको आयन दिखे और जो है ना जिसमें माइनस चार्ज दिख जाए, तो आप समझ जाना कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्षार है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी क्षार है। तो यहां से हम और एक बात ध्यान रखेंगे, वो बात ये है कि आपके जो है जितने भी ब्रॉन्स्टेड एंड, हिंदी में लिख दूं मैं आपको, तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी अम्ल आर्हीनियस अम्ल होंगे, पर क्षार नहीं। मतलब ब्रॉन्स्टेड और लॉरी क्षार जो है आर्हेनियस क्षार नहीं हो सकते, आर्हेनियस क्षार ब्रॉन्स्टेड और लॉरी क्षार नहीं हो सकते। अम्ल में एक्सचेंजेबल है लेकिन क्षार में एक्सचेंजेबल नहीं है, ये बात को ध्यान रखेंगे। अम्ल में एक्सचेंजेबल है, क्षार में नहीं। अब हम बात करेंगे लास्ट बट का मतलब, सॉरी आपके लास्ट जो आपकी एक और कथन बच जाता है लेविस एसिड एंड बेस, उसके बारे में बात करेंगे, फिर आ जाएंगे हम अपने अंतिम टॉपिक की ओर।
अब हम बात करेंगे लुईस एसिड एंड बेस, लुईस अम्ल व क्षार की। तो यहाँ पर बात होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की। हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं लुईस में, लुईस स्ट्रक्चर में हम इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार दर्शाएंगे, इस तरीके की बात होती थी। वैसे यहाँ पर बात होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की, इलेक्ट्रॉन पेयर की। अभी तक जो है आपने देखा क्या डोनर जो भी होते थे, डोनर होते थे क्या एसिड, डोनर होते थे एसिड, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर में उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो जाएंगे एसिड, एक्सेप्टर एसिड, एसिड हो जाएंगे, और जो डोनर होंगे वो हो जाएंगे बेस। अब इन्हें कैसे याद रखें, तो जिनका अष्टक पूरा हो गया है लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, जिनमें अष्टक पूरा होने के बावजूद भी कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, वो कहलाएंगे आपके बेस। जैसे कि आपको उदाहरण के रूप में दिखाया जाए तो देखेंगे, जैसे कि अमोनिया, अमोनिया में देखेंगे आप, तो अमोनिया में क्या देखेंगे, देख लीजिए अमोनिया है ये, तो अमोनिया में 5 इलेक्ट्रॉन तो पहले से इसके पास होते हैं, देख लीजिए 5, मान लीजिए कुछ इस तरीके से ये इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है, 7 में से 2 जो है अंदर होते हैं, तो बच गए 5, 5 जो है आपने दर्शा दिए कुछ इस तरीके से, 5 दर्शा दिए, और 3 ने इसने साझे में दे दिए हैं। अब इसको क्या चाहिए थे, देख सकते हैं 5, अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो यहाँ से 3 चाहिए, तो तब जाकर अष्टक पूरा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी ये 2, इस एक हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन से, और फिर तीसरा इधर जो है हाइड्रोजन से इसने बंध बना लिया, इस तरीके से 3 बंध बना लिया, अपना अष्टक पूरा कर लिया, इस तरीके से 3 बंध बना करके इसने अपना अष्टक पूरा कर लिया है। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके ये बच गए हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, तो क्या करेगा ये, इसका दान करेगा, इसका क्या करेगा, दान, इसको क्या करेगा, डोनेट, तो डोनेट करेगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, डोनर, ये क्या हो गया, डोनर यानी दाता, ये दाता हो गया, दाता हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, लुईस बेस, ये क्या हो गया, लुईस बेस। मतलब अष्टक पूरा होने के बावजूद कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाए और उनको वो दान दे दे, तो हो जाएगा लुईस बेस। अष्टक पूरा होने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाए, उसको उनको दान दे दे, वो कहलाएगा ब्रॉन्स्टेड, सॉरी लुईस बेस। अब लुईस एसिड में देख लीजिए, आइए अब हम लुईस एसिड की बात करते हैं। तो देखेंगे आप, यहाँ पर मैं जो है BF3 का जो है यहाँ एग्जाम्पल लेना चाहूंगा मैं। ये रहा आपका BF, ये जो है मैंने एग्जांपल लिया है BF3 का, और ये रहा F। अब यहाँ पे आप जो है ना जानते हैं बोरान बी का जो है परमाणु क्रमांक होता है 5, जिसमें से 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है आंतरिक कोश में होते हैं, तो इसके बाद गया 3 और 3 जो है इसने साझे से लिया भी, तो 3 और 3 6 होते हैं, तो भी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। देख रहे थे कि जो है आपका 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपको जो है अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। मतलब कहीं ना कहीं कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो क्या बनेगा, ये अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनेगा। क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो लुईस एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। बस बात इतनी सी है। क्या कि जो आपका जो ये पूरा अणु है या जो इतना विलियन है, ये बन जाएगा आपका क्या, लुईस एसिड। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। क्यों लेना चाहेगा, क्योंकि इसका अष्टक पूरा नहीं है। अष्टक पूरा करने के लिए जो है
लेना चाहेगा, और पिछले वाले में अष्टक पूरा होने के बाद भी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए दान देना चाह रहा था। इसी वजह से उन दोनों का जो संगम बनेगा BF3 में आएंगे NH3 से। इस तरीके से एक जो है NH3 BF3 एक अणु होता है जो कि इस तरीके से, और जो है ये अपने एक दूसरे को क्या कर देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं, या फिर कहते हैं एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। और एक सॉल्ट है, ये एक प्रकार का सॉल्ट है। और नॉर्मली आपने एक एसिड बेस में एक जो सबसे सिंपल रिएक्शन पढ़ते कि एसिड और बेस को मिलाए सॉल्ट और वाटर बनता है। यहाँ नहीं बनेगा सॉल्ट और वाटर, वाटर तो नहीं बनेगा लेकिन सॉल्ट बन जाएगा। मतलब आपका सबसे मेन चीज है कि एसिड और बेस को मिलाएंगे तो सॉल्ट जरूर ही बनेगा, तो ये सॉल्ट बन चुका है। तो ये रही इसकी बात। अब नहीं ना, तो अच्छे से दिखेगा नहीं ना उसमें फिर। अब हम बात करेंगे ओस्टवाल्ड के तनुता नियम की। आपको बता दिया जाए कि ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ दुर्बल विद्युत अपघट्यों को, अभी तक हम बात कर रहे थे अम्ल क्षारों की बात किए, फिर बोलेंगे सर आप अचानक से दुर्बल विद्युत अपघट्य, और विद्युत अपघट्य होते क्या है, सबसे पहले ये चीज बताइए आप। तो वे विलयन जिनमें से जो है धारा, विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो जाती है, वे विलयन जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, क्या कहलाते हैं आपके, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जिनमें से धारा प्रवाहित हो जाएगी वो विद्युत अपघट्य कहलाएंगे। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक दुर्बल और एक प्रबल। तो प्रबल क्या होते हैं, जो कि 100% विघटित हो जाते हैं, 100% विघटित हो जाते हैं, यानी कि ये कैसे यौगिक होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड होते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड जो है ना आपके डायरेक्ट जो है प्रबल विद्युत अपघट्य में आ जाएंगे, विद्युत अपघट्य में आ जाएंगे। कुछ आयोनिक कंपाउंड होते हैं जो कि 100% विघटित नहीं होते, कुछ होते हैं जो कि आपको विघटित होते हैं, जैसे 4%, 5%, 2%, सिर्फ इतना ही विघटित होते हैं, बाकी सब अनायनित हो जाते रह जाते हैं। तो वही अनायनित जो है रह जाने की वजह से ये क्या कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य हो जाते हैं। जैसे कि आपका जो है CH3, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हुए, ऑर्गेनिक सॉल्ट हुए, ये सभी जो है ना आपके ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक सॉल्ट, ये क्या हो जाएंगे, आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य हो जाते हैं। तो इन्हीं दुर्बल विद्युत अपघट्यों के आधार बना करके जो है ओस्टवाल्ड सर ने सन 1888 में अपना एक नियम दिया, जिसे ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कहते हैं। करेक्ट जो है सन करेक्ट नहीं, इसी के आसपास दिया था। तो जो है तो दिया इन्होंने, और इस नियम के अनुसार क्या है, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य में यदि आयनित एवं अनायनित यौगिकों के मध्य साम्य स्थापित हो जाए, यदि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य में, यदि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य में नहीं दुर्बल विद्युत अपघट्य के विघटन के पश्चात आयनित एवं अनायनित, आयनित एवं अनायनित, आयनित नहीं आयनिक एवं अनायनिक कणों के मध्य साम्य स्थापित हो जाए, पित हो जाए, तो द्रव्यानुपाती
द्रव्यानुपाती नियम से। अब हम जो है ना इसका डेरिवेशन निकालेंगे। देखिए, जो माना कि हमने ए प्लस बी के मिलाने से हमें साम्य अवस्था में जो है सी और डी प्राप्त हो रहा है। कोई विद्युत अपघट्य हैं जो कि टूट रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, हम जो है सिर्फ टूट रहे हैं तो हम इन्हें ए और बी से बी प्लस सी बना देते हैं। हम इस तरीके से, कोई एक ही है जिसको हमने इस तरीके से तोड़ दिया। मान लीजिए स्टार्टिंग में इसका 1 मोल था और इसके कुछ नहीं थे, लेकिन कुछ समय पश्चात ये विघटित हुआ और इसके अल्फा मोल बन गए। इन दोनों के अल्फा अल्फा मोल बनेंगे और इसका 1 माइनस अल्फा बचेगा। लेकिन हम इसका जो है ना, ये हो गया साम्य पर, ये कैसा हो जाएगा साम्य पर। और लेकिन हम साम्य पर क्या निकालेंगे, सांद्रण निकालेंगे, क्योंकि द्रव्यानुपाती क्रिया नियम में क्या होता है, हमें सांद्रता पर आधारित वो ही करना पड़ता है, गणनाएं करना पड़ता है। सांद्रता पर आधारित गणना करने के लिए हमें जो है साम्य पर सांद्रण निकालना पड़ेगा। ध्यान रखें, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि जो है आपके द्रव्यानुपाती क्रिया नियम में साम्य आधारित गणना ही करना पड़ेगा। साम्य आधारित गणनाएं ये करना पड़ेगा आपको। तो देखिए, साम्य पर सांद्रण आधारित गणनाएं करना पड़ता है, इस वजह से हम निकालेंगे। तो जो सांद्रण निकालने के लिए यहाँ पे आयतन V आयतन जो है यहाँ पे था, ध्यान रखें V आयतन था, यहाँ ध्यान रखें क्या क्या है, A से B व C बन रहे हैं, बना, साम्य स्थापित हुआ, फिर लिखेंगे साम्य स्थापित। अभी मैं जो है इतना अच्छे से लिखा नहीं रहा हूं, लेकिन जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो वहां पर अच्छा सा लिखा हुआ दिखेगा। स्थापित हुआ, साम्य पर आयतन V है तथा अपघट्य अल्फा वियोजित हुआ। इतना लिख लिया आपने। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा बाई वी, और यहाँ पर भी अल्फा बाई वी हो जाएगा। इतना कर लिया आपने। फिर हम इसे मिटा देते हैं। इसके पश्चात हम जो है इसके अगली स्टेप करेंगे, जो कि अगली स्टेप होगी द्रव्यानुपाती क्रिया नियम पर आधारित स्टेप होंगी। देखिए कैसी होंगी वो स्टेप्स। साहित अंदर आकर के नाश हो गई, आंख तो मेरी वाटें लगेगी। इसके पश्चात क्या होगा, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से क्या हो जाएगा, देखिए कांस्टेंट, इसका मान लीजिए इसका कांस्टेंट जो है k है, तो k बराबर हो जाएगा। अब जो है ना इसे कैसे समझेंगे, तो आप मेरा पुराना वीडियो देखे होंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आपको उस जगह से नहीं देखे हैं तो प्लीज पुराने वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो देखिए, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी का सांद्रण के बटे में ए का सांद्रण, ये होगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सांद्रण है अल्फा बाई वी और इसका सांद्रण है दोबारा से अल्फा बाई वी। इन दोनों का आपस में गुणा होगा 1 माइनस अल्फा बाई वी। फिर क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ अब हम डेरिवेशन हल कर रहे हैं, अब गणनाएं करना है मात्र। तो k बराबर 1v से 1v गया तो बच गया क्या, अल्फा स्क्वायर के बटे में v इंटू 1 माइनस अल्फा। ये जो है आपका जो क्या कहना चाहिए, आपका वियोजन स्थिरांक है। अब यहाँ से वियोजन स्थिरांक निकालना चाहेंगे जो कि अल्फा होता है,
तो अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा के वी इंटू वन माइनस अल्फा, के वी इंटू वन माइनस अल्फा। तो अल्फा बराबर अंडर रूट के वी वन माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। चूंकि ये दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए हम लिख लेते हैं यहां, चूंकि यह गणना दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए है, अपघट्य के लिए है, अतः क्या हो जाएगा, वन माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू वन, इज नियरली इक्वल टू वन हो जाएगा। तब जो है समीकरण नंबर इसे एक दे देते हैं, जो ये समीकरण नंबर एक था। तब समीकरण एक से तब क्या हो जाएगा कि अल्फा बराबर अंडर रूट के वी और वन माइनस अल्फा की जगह वन रख सकते हैं हम, क्योंकि ये बराबर हो गए हैं। तब ये अल्फा बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट के वी। तो यही अभीष्ट समीकरण है। वो भी ये किसके लिए है, जबकि कोई ऐसा जैसे CH3COH है जो कि केवल एक अणु है और वहां टूट करके दो अणुओं में, दो समान मात्रा के जो समान मोलों के अणुओं में टूटता है, उसके लिए। अगर असमान मोलों में टूटता है या दो से अधिक जो है पहले वैसे तो विद्युत अपघट्य पहले से दो से अधिक नहीं हो सकता, वो एक ही रहेगा। लेकिन जैसे कुछ होते हैं, जैसे कि आपका CH3CO होल ट्वाइस, ऐसे कुछ ऐसे जो अणु है इनके लिए जो है जो बदल जाता है। तो ये किस प्रकार बदलेगा, इसकी गणना करने के लिए आपको जो है, मान लीजिए ये रहा, तब यहाँ पर जो है आपका C जो है, C का जो B और C, क्योंकि यहाँ C तो एक ही रहेगा, लेकिन जो C A जो है, ये जो है A तो जो यहाँ पर बता दिया जाए आपको कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ दो हो जाएंगे। तो यहाँ इस तरीके से बदल करके ये जो है स्क्वायर में बदल जाएगा, ये स्क्वायर में बदलेगा तो ये भी स्क्वायर में बदल जाएगा, फिर ये क्यूब में बदल करके यहाँ V भी जो है स्क्वायर में बदल जाएगा, और यहाँ पर के वी स्क्वायर हो जाएगा, और तब जाकर यहाँ के वी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी के वी स्क्वायर होने की वजह से के वी स्क्वायर हम यहाँ तक रख लेते हैं। उसके बाद अल्फा बराबर हो जाएगा V बाहर अंडर रूट के। इस तरीके से मतलब जिस प्रकार के जो है अपघट्य टूटेंगे उस हिसाब से आप जो है द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लगा लेंगे, और द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लगा करके आंसर ला लेंगे। अब जो है थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया हूं, आप जो है इसे तोड़ करके दोबारा से जो है हल करेंगे। मैंने जैसा बोला हूं उस एक एक शब्दों को नोट करेंगे तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अब जो है आपका 7th चैप्टर जो है पूर्ण रूपेण जो है पूरी बुक को छान मार लिया हूँ, सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब आपको सारे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, उसे देख लीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।